हेलो एवरीबॉडी। आज है 14 अक्टूबर 2020 और हमारी कल डिस्कशन करेंगे द एडिटोरियल। तो पहला आर्टिकल है कोविड-19 और केग आपने लक्ष्मीकांत किताब में आपने पढ़ा होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। केग का काम होता है कि जितने भी सरकारी खर्च है या फिर गैर सरकारी खर्च है, तो गैर सरकारी में तो अनुमति की बात है, अगर वो कहे तो कैग उसकी ऑडिट कर सकता है और बदले में कुछ पैसे ले सकता है। लेकिन सरकारी जितने भी कार्यक्रम में जितने भी खर्चे हैं उसको पूरा कैग जो है ऑडिट करता है, उसको खर्चे को इकट्ठित करता है और उसको पब्लिक फिगर में इशू करता है। तो अभी क्या है, कर्नाटका पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कैग को ये डायरेक्टली कोविड-19 के ऊपर जितने भी चीज़ें खरीदी गई या फिर जितना भी पैसा एक्सपेंड किया सरकार ने, इसको ऑडिट करने की बात की गई है। ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कितना फंडिंग किया गया कोविड-19 के ऊपर। ठीक है, तो इसको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को ऑडिट करने के लिए कहा गया है। तो सवाल है, इट ऑल्सो आस्क द कैग टू कंडक्ट एंड ऑडिट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। और इसी के साथ एक और काम दिया गया है कैग को, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ये बात कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अंडर जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट डिजास्टर रिस्पांस फंड, इसमें कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है, इसकी भी ऑडिट की जाए। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है करप्शन को जांचने का, करप्शन को पता करने का। पहली बात है कि इमरजेंसी पोर्कमेंट टू सेव लाइव्स एंड रिड्यूस सफरिंग आर ए चांस टू ऑब्सकेट रूल्स एंड प्रोसीड्यूर। अब सवाल है कि इमरजेंसी में जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है उसका उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन चीज़ें अब कितना सही ढंग से हुआ, कितना रूल और प्रोसीडर को फॉलो करके हुआ, तो ये चीज़ें फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस कैन हैपन इन गवर्नमेंट एजेंसीज एंगेज इन प्रोक्योरमेंट एट ऑल 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों टायर, यानी कि जो पेंडेमिक के टाइम में जो एक्सपेंडिचर रहा, जो फंडिंग रहा, जो सारी चीज़ें रही, तो इसको तीनों सेंटर हो, स्टेट हो या फिर लोकल बॉडी हो, ये तीनों स्तर पर इसकी जांच अगर हो जाए, इसकी ऑडिट हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए कैग की ऑडिट की अगर हम बात करें तो कैग एक इंस्टीट्यूशन है, स्टैचुटरी मैंडेट बॉडी है और ये अकाउंटेबल है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, ताकि चीज़ें अच्छी तरीके से चलें। रेस्पॉन्सिबल एक्सपेक्टेशन कंप्लायंस विद द एस्टैब्लिश रूल एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर प्रोक्योरमेंट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडिसी ऑफ सेविंग लाइफ्स एंड एलिवेटिंग सफरिंग। सिमिलर टू ऑडिटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो इसी के सिमिलर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है जो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया, और इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल द कैग ऑडिटिंग द कोविड एक्सपेंडिचर नेसेसरली। तो ये सारी चीज़ों को जो है ऑडिट कैग अभी करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है करप्शन के लीक को पकड़ने का। तो अभी देखिए बेनिफिट इसका बहुत सारा है। कोविड-19 में जितनी भी सारी चीज़ें, मनी का जो भी कह लें कि सारी चीज़ें जो एक्टिविटी हुई, वो सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो की है, प्रिपेयर्डनेस, ये पूरा मैनेजमेंट, मिटिगेशन, ऑपरेशन, प्रोसीड्यूर कंप्लाइड एंड द प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल आर इन प्लेस। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। इट विल इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, ये बढ़ेगा अकाउंटेबिलिटी स्टेक होल्डर के बीच में, और मैनेजमेंट ऑफ डाइजेस्टर, ये सारी चीज़ें निकल के सामने आएगी, कहाँ कहाँ पर कितना सारी चीज़ें जो है रिसोर्सेज जो है खर्च हुआ है। और इन इंश्योर्ड ऑल पब्लिक एंटिटीज अकाउंटेबल टू, इस तरीके से और भी काफ़ी सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल बनाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है PPP, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैं जिस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। पब्लिक यानी कि आम नागरिक, प्राइवेट निजी, और पार्टनरशिप यानी कि सहभागिता। तो आम नागरिक का निजीकरण में कितना सहभागिता है, इस पर यह बात हम यहाँ पर करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को रिलेट कीजिए। वाइल द प्राइवेट पार्टीज बोर द इंटायर रिस्क इन सम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो प्राइवेट पार्टी है जो चाहे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दे एक्सटेंडेड द फेयर शेयर बेनिफिट फ्रॉम द अदर पीपी। तो किसी भी चीज़ में जो है, जो शेयर ली जाती है, एक व्यक्ति जब उसमें अपना शेयर करता है, अपना शेयर देता है, तो यानी कि उसमें अपना हिस्सा लेता है। सपोज डेट मैं कंपनी खड़ा कर रहा हूँ और उस कंपनी में जो मैं कहता हूँ कि कौन मुझे फंडिंग करेगा, तो जितने व्यक्ति जो मुझे फंडिंग करेगा, तो मेरे कंपनी का वो क्या हो गया, वो एक शेयर होल्डर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाएगा, जो मैंने जुटाया है। तो इसी तरीके से ये बात है, द क्वांटम ऑफ प्राइवेट फाइनेंसिंग इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैज़ टू कम डाउन टू अराउंड 20% ऑफ द टोटल फंडिंग। तो अभी अगर एक अनुमान की बात करें तो 20% जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, ये चीज़ें अभी है। द नीड फॉर प्राइवेट फाइनेंसिंग, तो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2040 तक एक सर्वे के मुताबिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो $4.5 ट्रिलियन तक का जो है भारत को 2040 तक
इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना, यानी कि निजी व्यक्तियों को, प्राइवेट व्यक्तियों को, पब्लिक को, आम नागरिक को उसमें हिस्सा लेना, तकरीबन $4.5 ट्रिलियन की जो है इसकी आवश्यकता होगी। रिवाइविंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू फ्लो द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन टू अराउंड 40% विल बी की टू द अचीव दिस। और इसी के साथ मार्केट के अंदर जो फ्लो अब चाहिए, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसको उबार लाने के लिए इसमें भी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए। तो 40% अगर ये हो पाया तो एक तरह का मार्केट में जो है क्रंच आएगा, मतलब सॉरी क्रंच नहीं आएगा, लिक्विडिटी आएगी। और लिक्विडिटी आने के बाद जो है क्या हो सकता है, थोड़ी सी जो है स्थिति में सुधार हो सकती है। रीज़न फॉर रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो अब देखिए अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कम किया गया, इसके क्या वजह है, मतलब अभी कम कैसे हुआ। कम होने का सबसे मेन कारण क्राइसिस है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में भी जो है पूरी तरीके से क्राइसिस हुई है, जो कि लोन दिया करती थी। फाइनेंशियल चैलेंजेज है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ के साथ। इंडिविजुअली डेवलप इंडियन मार्केट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, तो स्ट्रगल कर रही है कंपनियाँ, ठीक है। और साथ ही देयर इज़ ए नीड टू रिफॉर्म इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी फॉर चेंजिंग द फाइनेंसिंग। अब देखिए इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी स्टेबल ड्यूरेबल इकोसिस्टम प्राइवेट प्लेयर को देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इट इज द टास्क ऑफ द ट्रांसफॉर्मर क्रिएशन। अब देखिए केलकर कमेटी एक जो रिकमेंडेशन था केलकर कमेटी का क्या था, देयर इज नीड टू द ओवरऑल द कल्चर ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड द कंज्वाइनिंग द गवर्नमेंट एंटिटीज एंड प्राइवेट पार्टनर फॉर क्रिएटिंग ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट निजी व्यक्ति को भी अगर उसके पास धन है तो उसको इंसेंटिवाइज की जानी चाहिए, गवर्नमेंट को भी और साथ ही साथ उस इंडिविजुअल व्यक्ति को भी ऐसे कल्चर बनाया जाए, ऐसा एटीट्यूड पैदा की जाए जिसकी वजह से जो है दोनों आम नागरिक जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है खर्च करने को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च की जाए और उसमें उसको बेनिफिट भी दी जाए, ठीक है। तो केलकर कमेटी का ये रिकमेंडेशन था, क्योंकि लोगों के पास संसाधन बहुत है। माने कि सरकार के पास कई बार होता है कि रिसोर्सेज कम हो जाती है, लेकिन आम नागरिक के पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। अगर उसको इंसेंटिवाइज दी जाए कि अगर वो पैसा को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करे और बाकी सारी चीज़ों पर, तो एक अच्छा उनको अगर आउटकम मिले तो काफ़ी बेहतर हो सकता है हमारे आने वाले भविष्य के लिए। द गवर्नमेंट शुड नॉट अडॉप्ट प्योरली ट्रांसजेक्शनल अप्रोच विदाउट एडिक्वेट फोकस ऑन द आउटकम्स, ठीक है। तो इसके अच्छे आउटकम होंगे सरकार अगर इसको देखे तो। दिस कैन बी द फैसिलिटेट इट अलाउ द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट ऑफ द मैंडेट द सूट करेंट रिक्वायरमेंट लाइक फैक्टरिंग द नीड ऑफ गवर्नमेंट एजेंट टॉक क्लिक अबाउट द रिस्क वाली इन एंगेजिंग विद द प्राइवेट सेक्टर। द प्राइवेट विद द प्रोजेक्ट शुड नॉट बी द सीइंग इन द अप्रोच। ये था हमारा दूसरा आर्टिकल। अगला आर्टिकल देखिए मतलब और इसको वे फ्रॉड बताया जा रहा है। देखिए वही बात है जो मैंने आपको बताया। तीसरा आर्टिकल हमारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म में जिसको 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर सकती है। तो 8% देयर आर 2 स्कूल ऑफ द थॉट इन इंडिया ओवर एग्रीकल्चर रिफॉर्म। वन स्कूल ऑफ द थॉट वांट टू द स्ट्रेंथन द एमएसपी रिजिम, अदर वांट टू द मेल्टिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए दो तरह के अभी हमारे देश में जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर चीज़ें चल रही है। पहला चीज़ ये चल रही है कि ये थॉट प्रोसेस चल रहा है कि एमएसपी का जो रिजीम है जो पहले था वो इसमें एमएसपी का रिजीम बरकरार रखी जाए, और खाद एमएसपी के साथ साथ जो एपीएमसी जो मार्केट है जहाँ पर किसान अपने फसलों को बेचा करती थी उसको भी कंटिन्यू रखा जाए। और दूसरा रिजीम यह है कि इसको रिजीम को तोड़ा जाए और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर न्यू स्ट्रक्चर लाया जाए जहाँ पर किसान को पूरी आज़ादी पूरी स्वतंत्रता दी जाए कि वो अपने तरीके से अपने फसल के बारे में उसको क्या करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे तय करनी है, कैसे बढ़ानी है, सारी चीज़ें तो ये तय करना है। तो मतलब 2 रास्ते यहाँ पर सुझाए गए हैं। अब देखिए इसका सरकार ने 3 लॉ जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए पास किया सरकार ने, जो कि हमने कुछ ही दिन पहले हमने ये आर्टिकल डिस्कशन किया, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 थॉट यहाँ पर हमारे देश में चल रहा है। तो क्रिटिकल एनालिसिस अगर करें तो देखिए बात समझ में आएगा कि एमएसपी सुटेड द स्कार्सिटी एरिया ऑफ द मीट 1960 बट इंडियन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द स्कार्सिटी टू सरप्लस। अब देखिए किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बेचारे उनको लगता है कि उनके पास रिसोर्सेस सिचुएशन ख़राब हो जाती है किसानों की। इसकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि अगर वो डाइजेस्टर आ जाए, सूखा पड़ जाए या फिर अनकंडीशनल अगर उनके सामने कोई समस्या पैदा हो जाए तो उससे वो निकल नहीं पाते। तो ऐसे में किसान चाहते हैं कि सरकार उनको लोन दे, सरकार उनको पैसे दे, सरकार उनको एमएसपी दे, फसलों को उनके जो भी है उसका सही दाम उसको प्राप्त हो। तो ये सारी चीज़ें किसानों को एक अच्छा जो है कह लें कि उनको एक रहती है अंदर से। तो इन सरप्लस इकोनॉमी वी नीड टू अलाउ ए ग्रेटर रोल ऑफ द मार्केट एंड विद डिमांड ड्राइवन। लेकिन इसी के साथ जब अर्थव्यवस्था में हम चाहते हैं कि एक तरह का जो है कंपटीशन हो अर्थव्यवस्था में, और चीज़ें जो है एक व्यक्ति जो है अपनी पूरी काबिलियत पूरी क्षमता के साथ जो है काम कर सके, तो ऐसे में डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो है चीज़ें छोड़ दी जाती है। मतलब जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा, जैसा कि सरकार ने अभी जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया है।
द रिसेंट फार्म लॉ ट्राई टू इंक्रीज द रोल मार्केट विदाउट डिमांडिंग द एमएसपी सिस्टम। अब जो सरकार ने जो लॉ दिया है, जो लॉ पास किया है, इसका मकसद भी खास यही है कि सरकार चाहती है कि मार्केट को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए, कि यानी कि मार्केट खुद तय कर ले कि उसको क्या बेचना है, कितना में बेचना है। और फिर लेकिन एमएसपी सिस्टम क्या था, ये एमएसपी सिस्टम ये था कि जहाँ पर एक दाम पहले से तय है और वो उसी दाम के ऊपर जो है उसको उस चीज़ों को जो है लेना देना चीज़ें चलती थी। तो एमएसपी सिस्टम इज़ कॉस्टली, जबकि ये महंगा पड़ता है सरकार के लिए, और फिर अगर इससे सस्टेनेबल भी नहीं है, ये सस्टेनेबल भी नहीं, मतलब सतत पोषीय भी नहीं है। और इसी के साथ अगर मार्केट के ऊपर चीज़ें छोड़ दिया जाए तो ये चीज़ें कह सकते हैं कि बेनिफिट ज़्यादा भी हो सकती है और फिर कुछ गरीब किसानों को थोड़ा समस्या हो सकती है। इसी के साथ देखिए द कॉस्ट ऑफ द कंपनी फॉर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी जो है अनाज खरीदता है तकरीबन 6 से 8 टाइम्स हायर देन मार्केट रेट। 6 से 8 गुना महंगा रेट में ये मार्केट से अनाज खरीदता था, जो कि सरकार को काफ़ी जो है एफसीआई को काफ़ी जो है कर्ज लेना पड़ता था और काफ़ी इनके ऊपर बर्डन पड़ जाता था एफसीआई को। तो अब सवाल ये कि एफसीआई डिपेंड ऑन द फूड सब्सिडी ऑफ द गवर्नमेंट विच द समटाइम इज द अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ सब्सिडी regime। तो कई बार अब एफसीआई जो है इसके पास जो अगर फूड की जो किल्लत है, इस किल्लत को पूरा करने के लिए ये क्या करते थे, ये सब्सिडी के ऊपर निर्भर रहते थे कि उनको ऐसा कोई सब्सिडी कम सस्ते या फिर सरकार उसको सपोर्ट करे तो फिर वो ऐसे दाम पर जो है अनाज खरीद पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी दिक्कत की बात, मतलब एफसीआई को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग ऑफ शुगर कैन बी मोर वरिंग। अब सवाल है कि सही और उचित दाम ये मार्केट में एक तरह से तय किया जा सकता है या फिर एक तरह से सरकार उसको तय कर सकती है। तो दो ऑप्शन है, जो सरकार ने जो लॉ निकाला है तो सरकार का मकसद है कि उसको मार्केट पर छोड़ दिया जाए, लेकिन जो चीज़ अभी चल रही है उसका मकसद यह है कि फिर से नहीं वही चीज़ हो ताकि उसको चीज़ों को अपने से कंट्रोल करे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा साइबर वारफेयर, ठीक है, मैं जिस सिक्योरिटी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो रिसेंटली द गवर्नमेंट सेट अप द एक्सपर्ट कमेटी अंडर द नेशनल साइबर सिक्योरिटी coordinator to look to revolution that Chinese technology company with link to China government has been monitoring Indian citizen and organization। अब जिस तरह से चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे निकल रहा है और ऐसे में हमें खतरा है कि चाइना हमारे डाटास को मिसयूज करके बहुत तरह के टिकटॉक और पबजी वगैरह ऐसे जो गेम है इसके माध्यम से चाइना जो है बहुत सारे डाटा को अपने यहाँ स्टोर कर रहा है और चाइना उसको गलत तरीके से नेशनल साइबर सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए चैलेंज बन जाता है, वो उसको मिसयूज कर सकता है। तो ऐसे में सरकार ने जो है एक एक्सपर्ट कमेटी गठन किया, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो देख सकते हो कई सारे चाइनीज़ ऐप को भी बंद किया गया उसको। तो ये सरकार ने जो गठन किया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी, हमारे टेक्नोलॉजी और हमारे नागरिक को जो मॉनिटरिंग जो हो रही है इसको जांचने के लिए, इसको उसके उस चेन तक पहुंचने के लिए सरकार ने ये किया है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस उसी तरीके से एक्सपोज द इंफॉर्मेशन स्टीलिंग मालवेयर्स स्लोथफुल मीडिया बीइंग यूज्ड टू लॉन्च साइबर अटैक अगेंस्ट द टारगेट इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो अब जैसे यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये पूरे तरीके से एक्सपोज किया बहुत सारे जो है टेक्नोलॉजी है कि जो मालवेयर मतलब जो है गलत तरीके से वायरस वगैरह कुछ सारी चीज़ कुछ ऐसे लिंक अनकंडीशनल जहाँ से उसको लॉन्च करके किसी डिवाइस में साइबर अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में इंडिया जो है बहुत ही वाइब्रेट है, बहुत ज़्यादा वनरेबल है साइबर अटैक के लिए। हर एक 17 मिनट में हमारे यहाँ जो है कह सकते हो कि 19 से 25 जो है साइबर अटैक हो जाती, मतलब 19 से 25 करोड़ रुपया जो है साफ हो जाता है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साइबर वारफेयर देखा जाए तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही बड़ी चैलेंज है। चाइना जैसे कंट्री जो कि बहुत तेज़ी से जो है टेक्नोलॉजी में इन्हेंसमेंट कर रहा है, तो साइबर हमला जो है एक तरह का जो है बहुत बड़ा कह सकते हैं आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा वार हो सकता है। तो साइबर वार ये स्ट्रेटेजिक कंपटीशन कंडक्ट बिटवीन द एडवर्सरीज इन साइबर स्पेस which allows the countries to conduct covert operation on a large scale cheaply and anonymously। तो साइबर वारफेयर एक ऐसा वारफेयर हो सकता है जो एक व्यक्ति जो है बंद कमरे में बैठकर किसी भी कंट्री के उसके सारे ऑपरेशन को उसके स्केल चीप उसके सारे डाटास को चाहे तो एनमेसली जो है यूज कर सकता है, उसको मिस यूज कर सकता है। साइबर वेयर कैन अकर द इन लिस्ट द 5 डिफरेंट स्पेस। तो कई फील्ड में जो है साइबर अटैक जो है हो सकता है, जैसे कि इकोनॉमिकल फील्ड में साइबर अटैक हो सकता है, सोसाइटिकल सामाजिक तौर पर, कल्चरल तौर पर, इंटेलेक्चुअल तौर पर, मिलिट्री तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर। तो ये 2 3 4 5 एरेना है जहाँ पर साइबर अटैक इसको इस फील्ड में साइबर अटैक का जो है गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इकोनॉमिकली, सोशलिकली, कल्चरली, इंटेलेक्चुअली, मिलिटरली और पॉलिटिकली। तो साइबर अटैक ऑन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेरी कॉमन इन इंडिया द यूएस। अब देखिए साइबर अटैक बहुत कॉमन है हमारे देश में भी, आए दिन ये केस आते रहता है साइबर अटैक के इंडिया में और यूएस में भी ये सारी चीज़ें होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, राइट अनदर रेवेन्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, सोशली डी इंफॉर्मेशन थ्रू द सोशल मीडिया, डी इंफॉर्मेशन ऑल्सो द साइबर। तो मिस गाइड करना, सोसाइटी को मिस गाइड करना, गलत फेक न्यूज़ फैला करके जो है उसको
गलत डायरेक्शन में चीज़ों को लेके जाना। वनरेबिलिटीज़ बहुत है। साइबर फेयर इज द बहुत चीप एंड द एनिमेशन द इंटरनेट द बिकम द एसेंशियल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत चीप और बहुत सस्ता, यानी कि एक ऐसा चीज़ है कि जो व्यक्ति अपने केवल स्मार्टनेस से चीज़ों को बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचा सकता है। द थ्रेड रेंज ऑफ द आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट द स्मॉल बिजनेस द इलेक्शन इवन द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। तो देखिए कुछ भी अगर देखिए, अब अगर साइबर अटैक एक ऐसा मतलब एरेना है कि जहाँ से एक पूरे इलेक्शन को प्रभावित किया जा सकता है, एक सोसाइटी के पूरे सिस्टम को प्रभावित किया जा सकता है, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभावित किया जा सकता है। तो साइबर अटैक आर डिफिकल्ट टू ट्रेस, तब इसको ट्रेस करना भी, इसको उस यहाँ तक पहुँचना, मतलब कहाँ से कहाँ तक चीज़ें लिंक हो रही है, तो काफ़ी मुश्किल भी होता है इसको ट्रेस करना। जैसे कि कोई मालवेयर है, कोई डिवाइस में जो है कहाँ से मतलब आ गया, अब वो मालवेयर जो है चीज़ों को क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को उस डिवाइस में जहाँ पर वो मालवेयर है उस डिवाइस के सारे इन्फॉर्मेशन को जो है ले लेता है और फिर वहाँ से उस मालवेयर को कोई जो है रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से जो है अगर बात करें तो जैसे ईरानियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के ऊपर जो है ये साइबर अटैक हो चुका है। तो साइंटिस्ट के जो बहुत सारे ऐसे डाटाज है जो कि चोरी कर लिए गए थे। तो इंडिविजुअल आर इज कैपेबल स्टेट द लॉन्चिंग द साइबर अटैक। तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो साइबर अटैक कर सकता है और इसको अंजाम दे सकता है। तो मालवेयर इज सिंपल, लो कॉस्ट, डिफिकल्ट ट्रेस एंड, और मालवेयर को ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे में साइबर अटैक लॉन्च गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जब सरकार के पास बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव डाटा होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्बेटिंग साइबर थ्रेट, तो कॉम्बेटिंग करना साइबर अटैक से, तो इसके लिए सरकार को क्या, यूएस कमीशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो यूएस के पास जो है साइबर कमीशन सिक्योरिटी है, कमीशन साइबर सिक्योरिटी है टू बिल्ड रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो ऐसे में सरकार को भी और प्राइवेट एजेंसियों को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी साइबर अटैक के मामले में दोनों को पार्टिसिपेशन से काम करना चाहिए और जो कुछ भी जो थ्रेट है उसको फाइंड आउट करके उस पर रिसर्च किया जाना चाहिए कि कैसे उसको और ज़्यादा जो है सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले, थ्रेट को पहले से जांच ले, पहले से उसको कैच कर ले कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को ट्रेस करने के लिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिक्योर करने के लिए। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करो, सही करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। थैंक यू।